ये सेशन भाई आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ का भाई ये लेक्चर नंबर 6 है और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव पावर क्या होता है। हम लोग को पता है भाई जनरेटिंग स्टेशन पे जो आपका अल्टरनेटर लगा हुआ है वो दोनों पावर जनरेट करता है, एक्टिव पावर भी और रिएक्टिव पावर भी। एक्टिव पावर के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई आप कितना एक तरीके से स्टीम जो है टरबाइन पे आप डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप स्टीम डालेंगे टरबाइन पे, टरबाइन उतना ही तेज़ी से घूमेगा और उतना ही ज़्यादा आपका एक्टिव पावर एक तरीके से बनेगा भाई। यानी एक्टिव पावर जो है सीधे सीधे डिपेंड करता है प्राइम मूवर के ऊपर। ठीक है भाई, अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें भाई, पानी जितना ज़्यादा मतलब डिस्चार्ज रेट भाई, ठीक है, जैसे हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करें, जितना ज़्यादा पानी एक तरीके से छोड़ेंगे उतना ज़्यादा भाई आपका टरबाइन घूमेगा, उतना ज़्यादा आपका एक तरीके से एक्टिव पावर जनरेट होगा। और वही अगर हम लोग रिएक्टिव पावर की बात करें भाई, तो हम लोग को पता है रिएक्टिव पावर जो है आपके, यानी इसको हम लोग एक्साइटेशन को भाई कंट्रोल करके, है ना, कुछ इस तरीके भाई मान लें रोटर है हम लोग का, तो इसमें जो हम लोग डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं और इसके अंदर जो करंट बहता है फील्ड करंट, तो इसको भाई घटा के या फिर बढ़ा करके हम लोग अपने रिएक्टिव पावर को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, फिर भाई रिएक्टिव पावर जनरेट होता है। हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर भाई कि ये हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर आप एक प्योर इंडक्टिव सर्किट लेते हैं भाई, मान लेते हैं मेरे पास ये एक प्योर इंडक्टिव है। ऐसे रियल लाइफ में प्योर इंडक्टिव सर्किट बनाना मुश्किल है भाई, है ना, लेकिन इमेजिन कीजिए। और हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा मतलब ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट है। तो मेरे पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है भाई, यानी एक प्योर कॉइल है एक तरीके से जिसका रेजिस्टेंस 0 है और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक तरीके से एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि भाई हम लोग को पता है कि ये मैग्नेट बन जाएगा, यानी यहाँ पे मैग्नेट फील्ड बनता है, अगर यहाँ पे कोई भी आयरन का टुकड़ा यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके जाएंगे भाई, वो इसमें चिपक जाएगा। सही बात है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है भाई, फिर सीधे से वॉट मीटर लगाते हैं ना, वॉट मीटर लगा देते हैं भाई, ठीक है ना। हम लोगों ने एक वॉट मीटर कनेक्ट कर दिया है। तो वॉट मीटर क्या करता है भाई, एक्टिव पावर मेजर करके देता है। तो भाई ये वॉट मीटर आपको यहाँ पे 0 रीड करके दे रहा है भाई, यानी ये एक तरीके से पावर खींच ही नहीं रहा है। जो भी यहाँ पे सोर्स है भाई, ये पावर खींच ही नहीं रहा है। ओके, तो सोचने वाली बात है ना भाई कि ये जो वॉट मीटर है आपको ये 0 पावर रीड करके दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जा रहा है, जादू थोड़ी ना है। जैसे अगर आप यहाँ पे एमीटर लगाते हैं भाई, वॉट मीटर को ऐसे कनेक्ट नहीं करते भाई, ये बस समझाने को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्रेशर कॉइल है, करंट कॉइल होता है, 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओवरऑल समझिए भाई, जैसे मैं एमीटर कनेक्ट कर रहा हूँ तो भाई एमीटर यहाँ पे बता रहा है करंट ये ले रहा है, ठीक है, सर्किट जो है करंट खींच रहा है भाई। वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ तो भाई वोल्टेज भी पता चल रहा है कि भाई इसके पास वोल्टेज आ रहा है, तो करंट भी खींच रहा है, वोल्टेज भी खींच रहा है। लेकिन भाई जो हम लोग वॉट मीटर से जब आप पावर मेजर कर रहे हो तो भाई पावर ये बता ही नहीं रहा है। तो ऐसे कैसे भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक तरीके की भाई एनर्जी है। यहाँ पे जो हम लोग फेरोमैग्नेटिक मतलब आयरन ये सब लेके आ रहे हैं भाई, चिपक जा रहा है, उसमें खींच ले रहा है भाई, तो कैसे हो रहा है? तो ये होता है भाई रिएक्टिव पावर के कारण। एक्टिव पावर कभी भी आपका यहाँ पे नहीं कंज्यूम करता। तो थोड़ा सा इसको हम लोग मैथमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बनाते भाई। देखिए, हम लोग को पता है भाई कि मान लीजिए मेरे पास ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो भाई इसमें वोल्टेज को मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया Vm sin ओमेगा t प्लस 0, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है भाई 90 डिग्री लैग करेगा, तो Im sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री, ठीक है भाई। और अगर हम लोग फेजर दिखाए तो भाई वोल्टेज को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ये V हो गया, V एंगल 0 पे, और जो करंट होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है भाई। ये इस तरीके से यहाँ पे लैग कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें भाई, ठीक है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर है क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट देख रहे हैं भाई। तो ये मेरा वोल्टेज था और ये मेरा करंट है भाई, जो कि 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसमें हम लोगों ने Vm Im को भाई एक साथ कर लिया है और साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 एक साथ कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भाई एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका साइन ए, ये ए है भाई, ओमेगा टी को ए मान लिया हम लोगों ने, और ये जो है आपका बी है, ओमेगा टी माइनस 90 को मैं यहाँ पे बी मान के चल रहा हूँ। तो साइन ए इंटू साइन बी होता है हाफ, ब्रैकेट में है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी भाई, ठीक है। तो उसको तोड़ देते हैं। तो Vm Im को वैसे ही छोड़ दिया मैंने, Vm Im को वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना। इसके जगह यहाँ पे हाफ होता है तो भाई यहाँ पे मैंने हाफ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है,
कॉस, तो कॉस लिख दिया भाई, ए मेरा ये था तो ए माइनस बी, बी मेरा ये है भाई, फिर यहाँ पे माइनस साइन है माइनस दे दिया, कॉस, कॉस लिख दिया, ए प्लस बी यानी ओमेगा टी और ये दोनों जोड़ना है, जोड़ दिया हम लोगों ने। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ रहे भाई, ये ब्रैकेट तोड़ रहे थे भाई, प्लस माइनस माइनस ओमेगा टी और ये माइनस माइनस प्लस 90 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा भाई। और इधर देखिए ये आपका 2 ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भाई कट गया था, यहाँ पे क्या बचा कॉस 90 और यहाँ पे कितना बच गया कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 90। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वी एम आई एम बाई 2 को अंदर ले ले रहे हैं भाई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो इंस्टेंटेनियस पावर आ रहा है इसका दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला और एक ये वाला भाई। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे भाई आपका cos 90 है और अगर आपने इंस्टेंटेनियस पावर का पढ़ा होगा भाई तो ये हम लोग का क्या होता है, एवरेज पावर होता है भाई, समझ में आया। तो देखिए cos 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है भाई। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो पावर है आपका ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग सीधे सीधे इसको बोलते हैं भाई कि ये जो है, ये जो एवरेज पावर है आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये 0 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी भाई, जो आपका इनपुट करंट और वोल्टेज था, इनपुट और करंट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी देखिए ना ओमेगा टी था, वोल्टेज का भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी था भाई। लेकिन ये जो पावर है क्या है, 2 ओमेगा टी है। मतलब ये जो पावर है भाई इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो चुका है। क्लियर है। और ये ऑसिलेट कर रहा भाई क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम लोग भाई इसको ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करें तो भाई ये मान लेते हैं मेरा वोल्टेज था वी एम साइन ओमेगा टी और इससे 90 डिग्री करंट लैग कर रहा था भाई। ये ब्लैक वाला वोल्टेज का है, ये ग्रीन वाला भाई मेरा करंट का है। क्लियर है, ये करंट का है भाई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये इंस्टेंटेनियस करंट। तो दोनों को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से भाई, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना तो भाई 0 है ये माइनस पे है तो 0 इंटू माइनस ऐसा कुछ वैल्यू होगा ना, तो 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई तो 0 यानी मेरा जो पावर बनेगा यहीं से स्टार्ट होगा भाई। फिर यहाँ पे देखिए 0 है और ये कुछ वैल्यू तो 0 इंटू समथिंग अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव में है, इतना वैल्यू नेगेटिव में है, इसका पॉजिटिव में भाई। तो प्लस माइनस भाई मल्टीप्लाई करना ना, दोनों इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज मल्टीप्लाई करना। अभी जैसे हम लोग निकाला ना इंस्टेंटेनियस पावर क्या था आपका, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है भाई, तो ये मेरा करंट है, वोल्टेज है। तो भाई एक तो भाई वोल्टेज जो है मेरा प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा यानी पावर मेरा ओवरऑल माइनस में ही आएगा। यानी कुछ इस तरीके ग्राफ बनेगा भाई, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इस तरीके से। फिर यहाँ पे 0 है, ये कुछ वैल्यू भाई तो अगेन यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये कुछ है तो अगेन इस पॉइंट पे आके 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो रहा है भाई, 0 इंटू 0 इस तरीके से। तो इस तरीके भाई जो पर्पल कलर का मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ है। तो इसका अगर आप फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो भाई डबल हो गया ना, जितने देर में आपका ये वोल्टेज का हाफ साइकिल बन रहा उतने देर में भाई इसने क्या कर दिया, एक कंप्लीट साइकिल बना दिया इसने। क्लियर हुआ। तो इसी चीज को हम लोगों ने वहां पे भी मैथमेटिकली समझा भाई। ये जो आपका कंपोनेंट आ रहा है ना, आ गया हम लोग का ये वाला, ये तो 0 हो गया भाई। अब बचा क्या ये, तो इसका जो हम लोगों ने वेवफॉर्म दिखाया है कि भाई ये डबल फ्रीक्वेंसी से एक तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर है। उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू भाई क्या है, वी एम इंटू आई एम बाय 2। क्लियर हो गया। तो इसका अगर आप भाई मतलब ये है क्या भाई, ये एक बार तो आप शेड कर दिए ना, ज़्यादा बेटर है, तो आप शेड कर दीजिए। ये मेरा पावर जो है इंडक्टर ले रहा भाई, एक बार इतना ले रहा है फिर दूसरे बार में दे दे रहा भाई। ठीक है, फिर ले रहा है और फिर ये दे दे रहा है। क्योंकि इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे ना, इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे ये 0 आएगा भाई। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या है कि भाई एक बार इंडक्टर पावर ले रहा है, दूसरे बार दे रहा है, फिर ले रहा है, दे रहा है। इसका मतलब क्या कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं भाई। तो जो हम लोग का सर्किट था, ये जो इंडक्टिव सर्किट था भाई, इसमें जो आपने वॉट मीटर लगाया, तो वॉट मीटर भाई एक्टिव पावर 0 बता रहा था। क्यों भाई, क्योंकि ये है ना आपका ये एवरेज पावर है भाई। ठीक है, तो वैल्यू 0 हो गया ना, इसलिए भाई वॉट मीटर जो है आपका डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा था। और जो आपके सर्किट में पावर आ रहा है ये वाला भाई, तो एक बार ये ले रहा है, एक बार दे रहा है, तो ओवरऑल जो है आपका नेट जो एवरेज निकलेगा उसका भाई 0 होगा। ठीक है, इसलिए ये कोई भी पावर लेता नहीं है। उसी तरीके से भाई आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी कह सकते हैं भाई, यहाँ पे बस आपका करंट जो होगा 90 डिग्री लीड करेगा भाई, यहाँ प्लस लग जाएगा। अगेन यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने वी एम आई एम को आगे ले लिया और ये इस तरीके से। ठीक है, फिर हम लोगों ने भाई सेम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाया भाई। ठीक है ना, तो वी एम आई एम
1/2 cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी भाई, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखिए अगेन ये जीरो आ रहा है, जो एवरेज पावर है वो जीरो है भाई, और ये अगेन आपका डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा, मतलब एक बार पावर लेगा एक बार देता है भाई। तो ये रीजन है भाई कि आपका जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है वो कभी भी एक्टिव पावर को नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर आता है, और रिएक्टिव पावर के कारण ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है भाई। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कहीं पे भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो वो वहां पे भाई हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर का नीड होता है, एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसलिए इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो इंडक्शन मोटर जो है भाई मैकेनिकल टॉर्क पैदा करने के लिए आपका सप्लाई से भाई एक्टिव पावर खींचेगा। एक्टिव पावर मतलब करंट का वो कंपोनेंट जो एक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी आई कॉस फाई, ये आपका मैकेनिकल टॉर्क पैदा करेगा भाई। और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए भाई ये आई साइन फाई वाला कंपोनेंट खींचता है, ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे मेरे पास कोई इंडक्शन मशीन है, यानी इंडक्शन मोटर मान लेते हैं, ये इसका रोटर हो गया भाई, केज टाइप का रोटर मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इधर से जो सप्लाई आ रहा है तो इस सप्लाई से भाई इसमें करंट फ्लो रहा होगा ना, तो ये करंट का दो कंपोनेंट होगा भाई, एक तो आपका आई कॉस फाई जो एक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और दूसरा आपका आई साइन फाई जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो आपका आई साइन फाई इसको बोलते हैं, क्योंकि भाई आप देखिए ना, हम लोग को पता ना एक्टिव पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई। तो भाई यहाँ पे आया ना, ये आई कॉस फाई क्या है, एक्टिव कंपोनेंट होता है करंट का। वही रिएक्टिव पावर की बात करें क्या है, वी आई साइन फाई, यानी ये करंट का वो कंपोनेंट है जो रिएक्टिव पावर लेकर के आता है भाई। तो इंडक्शन मोटर में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आई साइन फाई रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक्टिव पावर को एक तरीके से एक्टिव पावर या फिर भाई जो मैकेनिकल टॉर्क है उसको पैदा करने के लिए आई कॉस फाई रिस्पॉन्सिबल होता है भाई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आपका एल और सी जो है ना भाई, एल और सी ये कभी भी एक्टिव पावर एक तरीके से नहीं कंज्यूम करता, ये बस एक बार लेगा और एक बार आपका फिर दे देता है भाई सिस्टम को, ठीक है ना। तो ये ग्राफ से आपको बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं भाई, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई प्योर इंडक्टिव सर्किट में या फिर कहीं आरएल सर्किट में भाई हमेशा करंट पीछे क्यों रह जाता है, वोल्टेज आगे क्यों चला जाता है, यानी करंट हमेशा लैग ही क्यों करता है भाई। तो इसके लिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग को पता है भाई, हम लोग को एक लाइन पता है, जो इंडक्टर है भाई, यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जो इंडक्टर होता है ये अचानक से आए हुए करंट के बदलाव को हमेशा अपोज करता है भाई। यानी कहीं पे भी करंट अगर अचानक से बदल रहा है उसको हमेशा ये अपोज करेगा, सही बात है। जैसे हम लोग अगर डीसी ट्रांजिएंट की बात करें भाई, थोड़ा सा मैं इजी रखने के लिए इसलिए डीसी में आ रहा हूं भाई। मान लेते मेरे पास ये प्योर इंडक्टर है और यहाँ पे भाई हम लोग का स्विच लगा और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है भाई, प्लस माइनस। मान लेते भाई अभी स्विच ओपन है तो भाई इंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट जीरो मतलब इसके पास फ्लक्स जीरो होगा भाई, सही बात है। आई अगर जीरो फ्लक्स भी जीरो, तो भाई हमेशा ये इंडक्टर क्या कहेगा कि भाई मेरे अंदर करंट हमेशा जीरो होना चाहिए और फ्लक्स भी हमेशा जीरो होना चाहिए, इसी में मैं ठीक है खुश हूं। अब भाई मान लेते हैं कि मैंने t इक्वल टू जीरो इंस्टेंट पे, यानी जीरो प्लस पे, जीरो प्लस का मतलब क्या होता है भाई, ये ऑरिजिन मतलब इसको जीरो बोलते हैं, ये मान लो टाइम दिखा दिया मैंने एक्स एक्सिस पे, तो ये जीरो है, ऑरिजिन को बोल रहे जीरो भाई, मतलब t इक्वल टू जीरो, क्लियर है, ये t इक्वल टू जीरो है। तो t इक्वल टू जीरो माइनस का मतलब क्या है कि भाई ऑरिजिन से जस्ट थोड़ा सा पहले भाई, एक क्षण पहले, समझ में आया बात को। और अगर मैं कहूं कि भाई t इक्वल टू जीरो माइनस मतलब थोड़ा सा और पहले भाई, और वही अगर मैं t इक्वल टू जीरो प्लस कहूं मतलब ऑरिजिन के जस्ट हल्का सा आगे भाई, हल्का सा आगे, क्लियर हुआ। और जीरो प्लस प्लस का मतलब होता है थोड़ा सा और आगे, इस तरीके से। तो मैं बोल रहा हूं भाई कि एट t इक्वल टू जीरो तक, मतलब इधर भाई मान लेते हैं इन्फिनिटी है, ये जीरो है, और ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, इधर भाई प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अभी स्विच ओपन है और हम लोग कहां है, अभी जीरो पे है, जीरो तक ये स्विच क्लोज है भाई, सॉरी ओपन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, एट t इक्वल टू जीरो प्लस मतलब जस्ट ऑरिजिन के जस्ट थोड़ा सा, मतलब हल्का सा टाइम बढ़ रहा है, तो उसमें भाई मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो जैसे ही क्लोज किया स्विच भाई, तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब देखिए स्विच क्लोज करने से पहले, यानी जब स्विच ओपन था भाई, तो करंट मेरा जीरो था, तो इंडक्टर क्या कहेगा, मेरे अंदर करंट हमेशा जीरो ही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने एट t इक्वल टू जीरो प्लस पे भाई स्विच क्लोज कर दिया, तो भाई करंट अचानक से बदलना चाहता है कि नहीं चाहता है, बोलिए। इस सर्किट के अंदर करंट आएगा ना भाई, लेकिन ये इंडक्टर क्या कहेगा, भाई मेरे अंदर करंट हमेशा जीरो ही रहना चाहिए,
समझे, ये इसी पे खुश है, तो जो भी करंट यहाँ पे बिल्डअप होना चाहता है उसको ये अपोज करेगा भाई। कैसे अपोज करता है, यहाँ पे अपना एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करवा के ये अपना अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है भाई, समझे, जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और ये क्या करेगा, इस मेन करंट को हमेशा अपोज करता है, बिल्डअप होने नहीं देता है। क्लियर है। तो भाई अब देखिए कि जैसे हम लोगों ने स्विच क्लोज किया, ये स्विच क्लोज किया भाई, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा भाई, मान लो 12 वोल्ट, तो 12 का 12 वोल्ट तो भाई यहाँ पे पहुंच जाएगा, इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। लेकिन करंट एक तरीके से भाई जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा उसके साथ तो करंट बिल्डअप होना चाहिए, करंट बिल्डअप होने नहीं देता भाई, समझ में आया। करंट जो है धीरे धीरे बिल्डअप होगा, तो जब तक करंट भाई मैक्सिमम पहुंचेगा तब तक आपका वोल्टेज फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। जैसे ये तो डीसी ट्रांजिट में समझा भाई, अब आते हैं एसी में। ठीक है भाई, तो ये मान लेते हैं मेरा इस तरीके का वोल्टेज था Vm sin ओमेगा t। तो भाई जैसे ही मैंने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट किया, मतलब स्विच क्लोज किया भाई, तो सीधी सी बात है, ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यू भाई मान लेते हैं यहाँ से लेके आता है, ये वोल्टेज एक तरीके से इसके पास अपीयर हो गया है, इंडक्टर पास आ चुका है भाई। लेकिन क्या जितना जल्दी वोल्टेज बिल्डअप हुआ इसके पास, इसके क्रॉस, उतना जल्दी भाई ये करंट को बिल्डअप होने देगा क्या, नहीं होने देगा भाई, समझे, क्योंकि अपोज करेगा ना कि भाई स्विच क्लोज करने से पहले इसमें करंट जीरो था, तो हमेशा ही कहेगा मेरे अंदर करंट जीरो ही होना चाहिए। क्लियर है भाई। तो यहां से जो करंट फ्लो रहा है धीरे धीरे बिल्डअप होगा, यानी जब करंट का मैक्सिमम पहुंचेगा, यानी इसके अंदर से जब मैक्सिमम करंट बहने लगेगा तब तक भाई वोल्टेज गिरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वोल्टेज का मैक्सिमम आकर के फिर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो चुका है भाई। क्लियर है। तो यही कारण है कि भाई अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो भाई करंट का कुछ ऐसे होता है, एक मिनट भाई, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलेगा कि भाई जब वोल्टेज मैक्सिमम था ना, वोल्टेज जब मैक्सिमम था उस समय करंट जीरो था, और जब करंट भाई अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, करंट जब तक ये मैक्सिमम पे पहुंचा है ना, करंट जब तक भाई मैक्सिमम पे पहुंचा तब तक वोल्टेज गिरना स्टार्ट हो चुका था। क्लियर है। तो इसके चलते भाई ये हमेशा पीछे रह जाता है। और वही अगर हम लोग कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, तो कैपेसिटिव सर्किट में, और इसको भाई आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ना 90 डिग्री फेज शिफ्ट कैसे आता है, तो भाई हम लोगों को पता ना V इक्वल टू क्या होता है, L di/dt। तो भाई मुझे यहाँ पे करंट चाहिए, वोल्टेज तो भाई ये मेरे को पता है, तो यहाँ से करंट निकाल लीजिए। I इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले L को उधर बेहतर क्या हो जाएगा, V/L होगा भाई, और dt उधर बेहतर इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी सीधे लिख रहा हूँ 1/L इंटीग्रेशन V dt भाई। ठीक है, तो 1/L ऐसे रहता है, V क्या है मेरा, V है भाई, इसका इंटीग्रेशन करना है Vm sin ओमेगा t dt के टर्म में। तो Vm को बाहर ले लेते हैं भाई। क्लियर है। साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t, और ये dt के टर्म में तो भाई ओमेगा है ना, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है। हम लोग को पता है भाई कि इसके आगे, इसको इधर ले लेते हैं, इसके आगे जो भी होता है cos का जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका Im cos ओमेगा t। ठीक है भाई। अब क्योंकि वोल्टेज मेरा साइन में था और ये cos में है, तो भाई इसको, अगर इसको भी भाई मुझे साइन में कन्वर्ट करके लिखना है तो क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना भाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस लगता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। क्लियर है। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा ना इसका के, ठीक है, तो माइनस Im हो जाएगा। ठीक है, तो Im, और ये माइनस साइन है तो आगे ले लेते हैं भाई, cos माइनस ओमेगा t। क्लियर है। क्योंकि भाई हम लोग को पता है ना, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होता है ना, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है ना भाई। एक मिनट, मतलब कहने मतलब क्या है ना, इसको आप एक बार कन्वर्ट कर लिए, जैसे कोसाइन में है ना भाई आपका, तो कोसाइन में अगर इसको आप साइन में बदलना चाहते हैं तो साइन में बदलेंगे तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा आपको, Im sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। क्लियर है। यहाँ पे आपका माइनस आएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए भाई यहाँ पे हम लोगों ने सही किया है, साइन का इंटीग्रेशन जो है माइनस होता है भाई, और इसके आगे यानी कॉस का जो भी था उसको भाई हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू मान लिया, यानी Im cos ओमेगा t। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को एक और प्रॉपर्टी पता है ना भाई, जैसे cos x है तो इसको भाई साइन के टर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन x प्लस π/2। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि भाई अगर ये कोसाइन का ग्राफ है तो साइन का ग्राफ यहाँ से मतलब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है इसमें, तो cos x को भाई साइन के टर्म में लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिखना पड़ेगा, यानी π/2 मतलब 90 डिग्री लिखना पड़ेगा भाई, समझ में आया।
तो यहाँ पे एक्स के क्या हम लोग का ओमेगा टी है ना, मतलब कॉस ओमेगा टी को भाई का साइन के टर्म में लिखना तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके जगह हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो माइनस आई एम को वैसे रहने देते हैं, कॉस ओमेगा टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्लियर है भाई? अब हम लोग को पता है यहाँ पे आगे माइनस साइन है, तो हम लोग को पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। जो यहाँ पे है ना भाई, माइनस जो है बाहर निकल जाता है, फिर इसको फ्लिप करके लिखते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन ऑफ माइनस थीटा भाई। क्लियर है? तो यहाँ पे आगे में माइनस है ना भाई, इस माइनस को अंदर ले लेते हैं हम लोग, तो आई एम साइन ओमेगा टी, और ये जो एंगल यहाँ पे प्लस एंगल था, तो भाई साइन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है? तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है भाई, 90 डिग्री जो है आपका लैग कर जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट आप कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी लगा सकते हैं। देखिए कैपेसिटिव सर्किट केस में क्या है कि भाई कैपेसिटर जो है आपका सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को हमेशा अपोज करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को भाई, यानी ये वोल्टेज को बिल्डअप होने नहीं देगा। जैसे ही आपने भाई स्विच क्लोज किया है ना, स्विच क्लोज किया भाई, तो स्विच क्लोज करते हैं भाई यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है? वोल्टेज धीरे धीरे बिल्डअप होता है भाई, टाइम लगता है। तो जब तक आपका करंट मैक्सिमम पहुंचेगा, या फिर कहिए जब तक आपका वोल्टेज भाई मैक्सिमम पहुंचेगा इसके पास, तब तक करंट जो है जीरो होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? यानी इसमें आपका ये मान लेते हैं इस तरीके का भाई, ये मान लेते हैं आपका करंट का ग्राफ है, क्योंकि करंट 90 डिग्री लीड करता है, तो ये मेरा वोल्टेज का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक वोल्टेज मेरा मैक्सिमम होना स्टार्ट हुआ, तब तक भाई करंट गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो वही कारण है भाई, इसमें आपका करंट लीड करता है और वोल्टेज जो है आपका लैग कर जाता है।